डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का शुल्क लगाया हुआ है। अगर हम ट्रेड डेफिसिट समझे तो मान लीजिए एक देश है ए और एक देश है बी, और जो चीज भारत में ही बन रही है कहीं ना कहीं उसका जो कॉस्ट है भारत में आने का वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। जब भी किसी तरीके से युद्ध की स्थिति बनती है या ऐसी कोई स्थिति बनती है जिनमें दो देशों के बीच में टकराव हो रहा है, उस कंडीशन में होता यह है कि यहां से न बात की जाती उस देश में, न वो देश कोशिश करता है आपसे बात करने की। चीन के तियानजिन शहर में जहां हमने पीएम मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग के साथ भी देख ली, ये भी देख लिया कि कैसे पीएम मोदी पुतिन के साथ उन्हीं की गाड़ी में बैठकर उस स्थल तक जाते हैं जहां पर मीटिंग होनी है। इन सब के बीच एक चीज़ जाननी अहम हो जाती है कि आखिर इस शिखर सम्मेलन, ये जो सम्मेलन हुआ एससीओ समिट जो किया गया, इस समिट से भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है? चीन आखिर इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? रूस से व्लादिमीर पुतिन आ जाते हैं, पुतिन का वहाँ पहुँचना, पीएम मोदी का वहाँ पहुँचना, शी जिनपिंग की उनसे मुलाकात होना अपने आप में क्यों अहम है? इस वीडियो में आपको इसी बारे में जानकारी देंगे और हम इसकी शुरुआत यहीं से करेंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मुलाकात हुई शी जिनपिंग की, पीएम मोदी की और पुतिन की। अब ये मुलाकात अपने आप में अहम क्यों हो जाती है, इस पर तो हम बात करने ही वाले हैं, क्योंकि जब ऐसे सम्मेलन में ये तीन बड़े नेता मिलते हैं, तीन बड़ी शक्तियां मिलती हैं, तो चीज़ अपने आप अहम हो जाती है, वहाँ पर मुद्दे अहम हो जाते हैं और वहाँ पर जो भी बातचीत में निकलने वाला है वो अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं कि आखिर भारत के लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण रहा। तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि भारत चीन रिश्तों में नई शुरुआत आखिर कैसे होने वाली है। अगर आपको 2017 याद हो, 2020 याद हो, 2017 इसलिए कि 2017 में डोकलाम का विवाद होता है, 2020 में गलवान वैली में झड़प होती है जिसमें सामने आता है कि चीनी सैनिक कुछ भारतीय सीमा में घुस गए हैं और उसके बाद एक झड़प सामने आती है। इन दोनों कारणों की वजह से हुआ क्या था, चीन के साथ जितने भी व्यापार थे वो बंद कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि जब भी ये जो बाउंड्रीज इशू होते हैं, क्योंकि लद्दाख को लेकर विवाद है, फिर डोकलाम को लेकर विवाद है, गलवान को लेकर विवाद है, ऐसे जितने भी रीजन्स होते हैं जहाँ पर ऐसा विवाद शुरू हो जाता है, बाउंड्रीज को लेकर बात होती है, वहाँ पर जब कभी ऐसी झड़प सामने आती है, जब कभी ऐसी कोई स्थिति बन जाती है, तो उस कंडीशन में होता यह है कि जो ट्रेड है हमारा चीन के साथ, उसको बंद कर दिया जाता है। अब जब प्रधानमंत्री एससीओ समिट में पहुंचते हैं, वहाँ इसी बारे में डिस्कशन किया जाता है कि ये जो चीज़ें हो जाती हैं, जो रणनीति वहाँ बन जाती है, जिस तरीके से वहाँ अटैक्स हो जाते हैं, इसको किस तरह से रोका जाए, और अगर इस झड़प के बाद भी किस तरीके से जो भारत की पॉलिसीज़ हैं, चाइना की पॉलिसीज़ है, उसको किस तरीके से बदलाव किया जा सकता है ताकि दोनों के ट्रेड पर असर ना पड़े। क्योंकि अगर आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का शुल्क लगाया हुआ है, जिस वजह से ट्रेड ऑलरेडी भारत के पक्ष में नहीं है। भारत अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड वैसे ही नहीं कर पा रहा है, और अगर ऐसी कंडीशन में चीन के साथ हमारा व्यापार बढ़ जाता है, चीन के साथ अगर हम अपने व्यापार को सुधार लेते हैं, तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी ने एक बात और कही कि संबंधों का रिश्ता आदर, भरोसे और संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। यानी अगर आप जैसा रिलेशन आपका हमारे साथ रहेगा, वैसे ही हम आपके साथ रखने वाले हैं। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि जो बाउंड्री क्लैशेज है, जिस वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ जाता है, इस तनाव के बाद हुआ क्या था? इस तनाव के बाद भारत में एक बहुत बड़ी लहर चली थी जिसमें कहा गया था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया जाए। हालांकि उस समय ये सवाल भी ज़रूर उठा था कि अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया जाए तो भारत क्या उसके पास ऑल्टरनेटिव है? क्योंकि अगर हम ट्रेड की बात करें, भारत में अब भी पूरा मार्केट, अगर हम पूरे मार्केट की बात करें, पूरे मार्केट में चीन से सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है, सबसे ज़्यादा चीज़ें आती हैं भारत के अंदर। ऐसे में अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन किया जाता है तो क्या हमारे पास ऐसा ऑल्टरनेटिव मौजूद है? इस पर भी चर्चा होनी है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इस तरीके की झड़प होती है, उस समय दोनों देशों के लिए आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका ट्रेड नहीं होगा, आप किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए वहाँ परेशानी शुरू हो जाती है। दूसरा यहाँ पर मुद्दा है व्यापार घाटा कम करने की मांग की गई। अब यहाँ व्यापार घाटा समझने की बात है कि आखिर ये व्यापार घाटा है क्या। भारत चीन के साथ तकरीबन 136 अरब डॉलर का ट्रेड करता है। अब ये जो ट्रेड है ये एक तरफा भी नहीं होता है, ये दोनों तरफ से किया जाता है, मगर यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको सबसे पहले समझा देते हैं आखिर ये ट्रेड डेफिसिट यानी ये व्यापार घाटा आखिर क्या होता है। अब ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर आपको समझा देते हैं। असल में ट्रेड डेफिसिट में होता क्या है, मान लीजिए दो देश हैं हमारे पास। अगर हम ट्रेड डेफिसिट समझे तो मान लीजिए एक देश है ए और एक देश है बी। अब इन दोनों देशों में होता क्या है, जो बी है, बी मान लीजिए ए वाले देश को कुछ सामान निर्यात करता है, कुछ सामान भेजता है, और यहाँ से जो ट्रेड किया जाता है, मान लीजिए दोनों देशों का कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर 50% का अगर ट्रेड किया जा रहा है, तो मान लेते हैं कि बी देश ए देश को 50% सामान अपना बेच रहा है। अगर ए की बात कर ले
मान लीजिए ए सिर्फ 12% का ही सामान बेच पाता है, तो ऐसे में जो 12 है, जो ए वाला जो देश है ये लॉस में चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये देश सिर्फ इन्वेस्ट कर पा रहा है, सिर्फ वहाँ पैसे दे पा रहा है, वहाँ से पैसे यहाँ आ नहीं पा रहे। यही होता है व्यापार घाटा, और यही भारत के केस में भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि चीन से ज़्यादा सामान भारत में आता ज़रूर है, मगर भारत से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चीन में जाती नहीं है। अगर हम बात कर लें तो चीन से भारत में इलेक्ट्रॉनिक का सामान आता है, केमिकल्स आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, कई मशीन्स आती हैं, जो API डेवलप किए जाते हैं वो तक चीन से आते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं ये तक चीन से यहाँ निर्यात किया जाता है। मगर अगर बात की जाए भारत की, तो भारत सिर्फ जो लोहे की सामग्री है उसको वहाँ भेजता है, कॉटन है उसको वहाँ भेजता है, जो कृषि से संबंधित सामान है सिर्फ उनको ही वहाँ भेज पाता है। ऐसे में भारत के लिए यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चीन और भारत तकरीबन 136 अरब डॉलर का ट्रेड करते हैं। अब ये ट्रेड में भारत के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि भारत अपना ये जो ट्रेड परसेंट है इस परसेंट को बढ़ाए। अगर ये परसेंटेज बढ़ेगा तो भारत के लिए तभी ये चीज़ फ़ायदेमंद हो सकती है। इसका सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशन एक ही चीज़ इससे निकल सकती है कि अगर चीन यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा दे, यानी जो चीज़ें वहाँ से भेजी जा रही हैं, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन्स भेजे जा रहे हैं या किसी टाइप की मशीनरी भेजी जा रही है, अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में लगा दिया जाता है तो उस कंडीशन में होगा ये कि वो चीज़ क्योंकि मैन्युफैक्चर भारत में होगी, उसकी इंडस्ट्री सेटअप होंगी। इंडस्ट्री सेटअप होते ही क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यानी रोजगार बढ़ जाएगा, भारत के युवाओं को रोजगार मिलेगा, और जो चीज़ भारत में ही बन रही है कहीं ना कहीं उसका जो कॉस्ट है भारत में आने का वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तीसरा मुद्दा जिस पर यहाँ बात की गई है वो है सीमा पर शांति का संकल्प, क्योंकि जैसा अभी मैंने पहले ही बताया कि चाहे वो लद्दाख का मामला हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का मामला हो, चाहे वो सिक्किम का मामला हो, चाहे गलवान हो, चाहे डोकलाम, ये ऐसे रीजन्स हैं जिनको लेकर चीन अपने आप कुछ अलग दावे करता है। भारत के दावे हालांकि इससे बिल्कुल उलट होते हैं, मगर यहाँ पर ये जो बाउंड्रीज हो जाती हैं, जो हमारी सीमाएं उनके साथ जुड़ी होती है, यहाँ पर शांति होनी बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वहाँ पर किसी तरीके की झड़प होगी, जैसे ही वहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू होगी, डिप्लोमेटिक चैनल्स बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि डिप्लोमेटिक चैनल्स क्या होते हैं। जब भी किसी तरीके से युद्ध की स्थिति बनती है या ऐसी कोई स्थिति बनती है जिनमें दो देशों के बीच में टकराव हो रहा है, उस कंडीशन में होता यह है कि यहाँ से न बात की जाती उस देश में, न वो देश कोशिश करता है आपसे बात करने की। अब क्योंकि दोनों देश आपस में बात नहीं कर रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाती हैं, और जब ये डिप्लोमेटिक चैनल्स आपस में बंद हो जाते हैं उस कंडीशन में दोनों देशों के लिए खराबी हो जाती है, दोनों देशों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और भारत और चीन के मामले में ज़्यादा नुकसान इसलिए भी होता है क्योंकि दोनों देशों के बीच में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। अगर हम 2022 और 2023 की बात कर ले तो इसमें तकरीबन 136 अरब डॉलर का ट्रेड किया गया था, मगर क्योंकि उसके बाद कन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ गए थे, ज़्यादा वहाँ हमले शुरू हो गए थे, ज़्यादा टेंशन्स, बॉर्डर टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से ये ट्रेड उस समय पर बंद हो गया, जिस वजह से भारत को भी इसका नुकसान हुआ और कहीं ना कहीं चीन को भी इसका नुकसान झेलना पड़ा था। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है भारत रूस की ऊर्जा साझेदारी के बारे में यहाँ बात की गई है, क्योंकि अगर हम देखें तो भारत रूस से तीसरा सबसे बड़ा देश है जो तेल निर्यात करता है, और ऐसे में जब तेल भारत में आता है, क्यों आता है? क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ से सबसे सस्ता तेल आता है, और रूस भारत का सबसे ट्रस्टेबल पार्टनर है, और ऐसा पार्टनर जब आपके साथ किसी तरीके का ट्रेड करता है तो आपको उसमें नुकसान की गुंजाइश काफ़ी कम रह जाती है। अगर आपको याद हो तो रूस पहले ही एक युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, और जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी कि क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इस वजह से भारत रूस को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन पर हमले करने के लिए। हालांकि इन बातों में कितना तथ्य है ये हम उन्हीं पर छोड़ देंगे, मगर यहाँ पर समझने वाली बात यह है क्योंकि भारत ने रूस के साथ ऐसे संबंध बनाए हुए हैं, रूस से लगातार तेल का निर्यात किया जा रहा है, जिस वजह से भारत और रूस की साझेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि भारत सिर्फ तेल ही नहीं खरीदता है, भारत रूस से कई एनर्जीज भी सप्लाई होती हैं, इसके साथ ही जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो भी भारत में आती है, जिस वजह से भारत की काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जी सफिशिएंसी है वो रूस पर डिपेंड करती है। पांचवा यहाँ अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद की बात की गई है, आतंकवाद पर सख्ती की बात की गई है इस जगह पर, और ये कहा गया है कि टेररिज्म को रोकना है, किस तरीके से रोका जाएगा इस पर रणनीति ज़रूर बनाई जाएगी। क्योंकि कई देशों ने ये माना है, ये भारत ने बात कही कि कई जगह पर डबल स्टैंडर्ड्स चलाए जा रहे हैं। अब यहाँ डबल स्टैंडर्ड सीधा शहबाज शरीफ की तरफ कहा जा रहा था, जहाँ एक तरफ कोई देश कहता है कि हम आतंकवाद से पीड़ित है और वही देश दूसरे देश में जाके आतंकवाद फैलाता है। पहलगाम हमला जो हुआ था इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कुछ आतंकवादी भारत में आते हैं, नृशंस हत्या करते हैं और उसके बाद वापस लौट जाते हैं या कहीं भी चले जाते हैं, जिनका बाद में एनकाउंटर जरूर कर दिया जाता है। भारत भी जवाबी कार्रवाई करता है, मगर उस समय पाकिस्तान क्या कहता है कि हम पर हमला किया गया है, और पाकिस्तान इस बात से बिल्कुल खुद को नकार देता है कि हमने
हमने किसी तरीके से हमला किया ही नहीं भारत के ऊपर, पहलगाम हमले में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मगर जब वैश्विक मंच पर आतंकवाद का मुद्दा उठता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने आप में घिरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आतंकवाद पर जब बात की गई है तो ये साफ कर दिया गया है कि आतंकवाद को रोकने के लिए अब किस तरीके की रणनीतियां बनाई जाएंगी, किस तरीके से काम किया जाएगा, इस पर भी इस समिट में बात की गई है। यहाँ पर एक बात और साफ हुई कि पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं। दिसंबर 2025 में पुतिन भारत आएंगे और ये एक रणनीतिक साझेदारी होगी, क्योंकि रूस के साथ भारत सिर्फ तेल नहीं खरीद रहा है, रूस से भारत हथियार भी खरीदता है, रूस से भारत न्यूक्लियर एनर्जी भी खरीदता है, वहाँ के टेक्निकल सपोर्ट को भी खरीदता है। तो अगर ये जो सपोर्ट है, जब पुतिन भारत आएंगे तो रूस यूक्रेन युद्ध की उस समय हालात क्या होंगे ये तो अभी हम नहीं जानते हैं, मगर हाँ, अगर उस समय तक युद्ध चल रहा हुआ तो उस पर भी बात की जा सकती है, किस तरीके से शांति को लाया जा सकता है, क्योंकि भारत हमेशा से कहता रहा है कि हम शांति के पक्ष में हैं। अब उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा वो रूस की अपनी रणनीति है, डोनाल्ड ट्रंप उस पर क्या दावे करते हैं वो तब की बात होगी, मगर पुतिन भारत आने वाले हैं दिसंबर में और ये दौरा अपने आप में काफ़ी खास रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी पर नए आयाम स्थापित हो सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी पर नई बातें की जा सकती हैं। ये भी हो सकता है कि नए हथियारों पर भी बात की जाए, भारत को किसी तरीके से कुछ नए हथियार भी मिल सकते हैं, ये भी उस दौरे में बात की जा सकती है। ये तो बात हो गई भारत की कि भारत के लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण था। अब यहाँ चाइना के भी अपने इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे थे, क्यों चाइना इसमें इतनी दिलचस्पी दिखा रहा था। सबसे पहले अगर चाइना की बात कर ले तो चाइना चाहता है एक एससीओ विकास बैंक का उसने प्रस्ताव रखा है, यानी एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक की इसने बात की है। अब चाइना असल में चाहता क्या है, चाइना ये चाहता है कि एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक को बनाया जाए जो कि फंड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बाकी देशों को। अगर ये हो जाता है तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके का एक डेवलपमेंट बैंक बनाया जाएगा तो वहाँ से फंडिंग आ सकती है रेलवे को डेवलप करने के लिए, एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए, डिजिटल नेटवर्क्स को डेवलप करने के लिए। और अगर हम भारत की बात कर ले तो अभी कुछ समय पहले खबरें भी सामने आई थी कि भारत का जो यूपीआई नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया, जिस वजह से कई देश भी उस नेटवर्क को अब यूज़ करने लगे हैं। अगर इस तरीके से एक डेवलपमेंट बैंक बना लिया जाता है और भारत भी उससे फंडिंग लेनी शुरू कर सकता है तो वो जो डिजिटल नेटवर्क है, अगर वो डिजिटल नेटवर्क बढ़ जाता है तो यूपीआई ये भी हो सकता है कि पूरी दुनिया भर में फैल जाए और पूरी दुनिया यूपीआई को यूज़ करना शुरू कर सकती है, जो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि उससे भारत का एक आयाम ज़रूर स्थापित हो जाएगा दुनिया में कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है 50% का, या चाइना के ऊपर भी जितने टैरिफ लगाए गए हैं या अब तक जितने भी देशों पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं उस रणनीति पर सवाल उठा दिए और एक निशाना साधा अमेरिका के ऊपर और ये कह दिया कि जैसा आप कोल्ड वॉर करना चाह रहे हैं शायद वो ना हो सके। क्योंकि अगर आपको कोल्ड वॉर याद हो तो कोल्ड वॉर में यही हुआ था कि कोई भी देश आपस में खुद से या खुलकर नहीं लड़ रहे थे, उसमें हुआ यही था कि देशों के छोटे छोटे ग्रुप बने हुए थे, छोटे छोटे गुट बने हुए थे और वो गुट आपस में लड़ रहे थे। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी साफ हो रहा है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगा दिया है, भारत पर तो 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। और जब ऐसा टैरिफ लगा दिया जाता है उसके बाद यही माना जाता है उस देश के द्वारा कि शायद वो देश आगे झुक जाए। डोनाल्ड ट्रंप का शायद ये मानना है कि भारत शायद झुक जाएगा, जिसकी वजह से जो ट्रेड है वो अमेरिका के साथ बढ़ा दिया जाएगा, वो जो पॉलिसीज़ है भारत उसको चेंज करेगा। मगर अभी तक इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से इस तरीके की कोई रणनीति सामने नहीं आई कि अपने खुद झुका जाएगा या ऐसा कुछ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी ने एक बात साफ कही थी कि भारत किसी भी तरीके से किसी देश के आगे नहीं झुकने वाला और जो ये अनुचित कर लगा दिया, जो अनुचित शुल्क लगा दिए गए हैं भारत के ऊपर, इसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। अब कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी वो देखना होगा। ये बात हुई चीन की। अब हम बात कर लेते हैं रूस की कि आखिर रूस की इसमें क्या भागीदारी है, रूस इसमें क्यों सम्मिलित हुआ था। तो रूस ने यहाँ पर दो बातें कही। पहला कि भारत रूस व्यापार का नया रिकॉर्ड स्थापित होने वाला है। तकरीबन 68 अरब डॉलर का निर्यात और आयात भारत के द्वारा किया जा रहा है, रूस के साथ ट्रेड किया जाता है भारत के साथ, और भारत के साथ वेपन्स का ट्रेड किया जाता है, ऑयल दिया जाता है, जो नेचुरल गैसेज है वो भेजी जाती हैं, मशीनरी भेजी जाती है, टेक्निकल सपोर्ट भेजा जाता है। और जब ये चीज़ें भारत के साथ साझा की जाती हैं, इस तरीके का ट्रेड रूस और भारत के बीच में होता है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो भारत के लिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि भारत रूस से काफ़ी सस्ते दाम पर उस तेल को खरीदता है। और जब ये सस्ते दामों पर इस तेल को खरीदा जाता है तो भारत में उसकी लिमिट बढ़ जाती है। और एक रिपोर्ट में ये तक कहा गया था कि इस वक्त तकरीबन दुनिया के आधे दाम पर भारत रूस से तेल खरीद रहा है, और अगर भारत रूस से तेल इतने सस्ते दामों पर खरीदता है तो भारत के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात हो जाती है। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि नेटो पर पुतिन ने वार किया, और नेटो पर पुतिन ने साफ कह दिया है कि हम यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देंगे। अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं रूस के लिए चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि पुतिन का हमेशा से ये मानना रहा है कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना रूस की संप्रभुता के लिए सवाल उठ जाएगा, रूस की सुरक्षा के लिए सवाल उठ जाएगा। ऐसे में पुतिन नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन किसी भी तरीके से नाटो में शामिल हो, और इसी को लेकर युद्ध भी लगातार चलता जा रहा है। तो ये थी वो 10 बातें जिनको लेकर
आज एससीओ समिट में बात की गई है, जिसकी वजह से भारत, चीन और रूस ये आपस में मिलते हुए नजर आए थे। आपने वो वीडियो भी साफ देखा होगा जहां पर शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी मिलते हुए नजर आ रहे हैं और दूर से शहबाज शरीफ उनको देखते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर ऐसा ही लग रहा था जैसे पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया गया हो इस मामले में। तो ये जो 10 मुद्दे थे, ये 10 वो महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर आज एससीओ समिट पर बात की गई है। अब आगे क्या कार्रवाई की जाती है, किस तरीके से रणनीति बनाई जाती है, चीन के साथ हमारा व्यापारिक संबंध क्या सुधर पाता है, किस तरीके से व्यापार को आगे बढ़ाया जाता है, रूस के साथ और क्या नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं, ये तो समय बताएगा। बाकी आपकी जो कुछ भी राय है, जो कुछ भी सवाल है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।